whole body is good. I mean, loose limb and relax. Fully loose limb and relax. Loose limb and relax. Yes, that's right. Sleep. या हम कह सकते हैं हिप्नोसिस एक ऐसा ब्रिज है कि जिसके थ्रू हम अपनी क्या वाकई इतना आसान होता है किसी को एक चुटकी में कंट्रोल कर लेना? ज्यादातर लोग हमारे दर्शक जानते नहीं होंगे, हर इंसान रोज सैकड़ों बार एक्चुअली हमारे अंदर एक एस्ट्रल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो माइंड को कंट्रोल करते हैं? तो हमारा ये माइंड है, इस माइंड के अंदर वहां पे हिप्नोसिस बहुत वाइडली यूज होता है, लेकिन इन लॉज आसपास रहते हैं और उसे फियर है कि उन्हें ये पता चल गया तो वो उसे भूत प्रेत और ये सब मान लेंगे। बुध और राहु दोनों की पोजीशन अच्छी नहीं है, वो इंसान कब्र पे मजारों पर जा रहा हो। क्या हिप्नोटिज्म में ऐसा होता है कि सामने वाले की परमिशन जरूरी है या फिर उसके बिना परमिशन के भी उस पर हिप्नोटिज्म किया जा सकता है? जब भी आपको कोई ऐसा सजेशन देते हो और आप उसे फॉलो करते हो, आप हिप्नोटाइज्ड होते हो। मैं मानता हूँ कि हिप्नोसिस इस अर्थ का सबसे पावरफुल। हिटलर ने कैसे हिप्नोटाइज किया उन लाखों करोड़ों लोगों को कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज थी उनको मारो, उनको खदेड़ो, उनके बीच में दंगे करवाए, उनको मरवाया। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है अपने 90% जैसे जो मैंने डिजीज का वो साइकोसोमेटिक है, उसका इलाज सिर्फ आपका माइंड है। आपको जान के हैरान होगी, फियर इज एन लर्नड बिहेवियर। किसी को भी हिप्नोटाइज करके उस सारे पुराने प्रोग्राम्स फॉर्मेट करके नए प्रोग्राम्स डाल सकते हैं, यानी एक खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे, बोल बच्चे तेरी रजा। रजा क्या है? आज की जो महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है जिनके नशे की लत। हमारे साथ आज मयंक राठी जी हैं जो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, माइंड कोच हैं और रेकी हीलर भी हैं। तो मयंक जी बहुत स्वागत है आपका। Thank you साथ very ही much. हमारे साथ पूरे पॉडकास्ट में रहेंगे एस्ट्रो हेमंत, जिन्हें आप सब जानते हैं, जो कि लाल किताब एक्सपर्ट हैं। तो सर आपसे भी आज हम माइंड और एस्ट्रोलॉजी के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बात की जाएगी। सबसे पहला सवाल तो मेरा मयंक जी आपसे ही है कि हिप्नोटिज्म के बारे में हम सुनते हैं, सम्मोहन के बारे में हम सुनते हैं, आखिर ये है क्या? हिप्नोथेरेपी क्या होती है? देखो, हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस, ये एक्चुअली हिप्नोसिस एक ऐसी अवस्था है माइंड की कि जहां पर कुछ भी इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। हिप्नोसिस एक ऐसे स्टेट है कि जो एक्चुअली वो एक गेटवे है अनलॉक करने के लिए हमारे माइंड के सारे हिडन पावर्स को, जो एक्चुअली हमारे अंदर है। या हम कह सकते हैं हिप्नोसिस एक ऐसा ब्रिज है कि जिसके थ्रू हम अपनी रियल शक्तियों के पास पहुंचते हैं। अब हिप्नोसिस के बारे में हमने बहुत सुना है कि कोई किसी हिप्नोटिज्म एक माइंड कंट्रोल है, सम्मोहन ये जादू तंत्र मंत्र है, और हिप्नोटिज्म से कोई किसी को कंट्रोल कर लेता है या गलत काम करवा जैसे देता मैं है। आपके भी वीडियोस देख रही थी, क्योंकि वाकई इतना आसान होता है किसी को एक चुटकी में कंट्रोल कर लेना? नहीं, देखो, इस मिथ को हटाना बहुत जरूरी है कि हिप्नोसिस एक माइंड कंट्रोल। हिप्नोसिस एक माइंड कंट्रोल नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट और माइंड कोच हूँ। आज मुझे 17-18 साल हो गए हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करते हुए। तो मैं प्रोफेशनली उसे प्रैक्टिस करता हूँ। एक्चुअली क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम अपने माइंड, हिप्नोसिस एक्चुअली एक स्टेट है जहां पर हम माइंड को गाइड करते हैं रिलैक्सेशन में। और जब हम माइंड को रिलैक्सेशन में गाइड करते हैं तो एक ट्रांस स्टेट क्रिएट होती है जहां पर कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से साइड हो जाता है, और वो जो इनर मिस्टिकल सबकॉन्शियस माइंड है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, जिसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है, जिसके पावर्स का हम यूज ही नहीं करते, उसके गेटवे ओपन हो जाते हैं और इसलिए उस स्टेट में जो चाहे वो पॉसिबल हो पाता है। अगर मैं इसी पे एक बात अगर करूं कि जैसे एक इंसान सारा दिन काम करता है, सारा दिन काम करने के बाद जब वो अपने बेड पे जाता है तो उसका जो है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, क्योंकि उस टाइम वो सारा दिन की एक्टिविटीज को सोचता है, तो उस टाइम उसको वो सारी याददाश्त आती है। इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, जब हम रात को सोते हैं, एक तो हिप्नोसिस के स्टेट, अगर मैं आपको एक बात कहूं, इसमें आपने अच्छा सवाल किया कि हिप्नोसिस का स्टेट एक्चुअली एक बहुत नेचुरल फिनोमिनन है ब्रेन का। ज्यादातर लोग, हमारे दर्शक जानते नहीं होंगे, हर इंसान रोज सैकड़ों बार हिप्नोसिस की अवस्था में जाता है नेचुरली, हर रोज, लेकिन वो अवेयर नहीं होता कि वो हिप्नोसिस के स्टेट है, और उन्हें पता ही नहीं कि वो इतनी अमेजिंग हाइपर सजेस्टेबल स्टेट है जहां पर माइंड के साथ कोई भी प्रोसेस किया जा सकता है। अब आपने जैसे कहा कि रात को सोते समय, एक तो नेचुरली बहुत बार दिन में हम हिप्नोसिस के स्टेट में जाते हैं, और दूसरा रात को जब हम सो रहे होते हैं
हिप्नोसिस की अवस्था क्या है? ना आप सोए हुए हो ना आप जागे हुए हो, उसकी जो बीच की अवस्था होती है, जब आप पूरे दिन थके हुए और बिस्तर पे पड़े हैं और सोने की अवस्था में जा रहे हो, अब सोए नहीं हो और ना ही पूरी तरह से अवेयर हो, वो जो बीच की स्टेट होती है उसे कहते हैं हिप्नोसिस की स्टेट, और वहां पर कोई भी चेंजेस पॉसिबल है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल और आपसे है। जो इन्होंने सोने की बात की, तो ड्रीम्स की बात आती है। कई बार ऐसे ड्रीम आपने देखा होगा कि लोग आपसे शेयर भी करते होंगे, जो आपके क्लाइंट हैं, कि कोई नींद में सो रहा है और सोते हुए अचानक ऊंचाई से गिर रहा है। एक जो रैंडम आते हैं लोगों के सपने, कोई नींद में भाग रहा है, क्या इसका भी कुछ कनेक्शन है माइंड से, हिप्नोटिज्म से, या क्या, क्यों ऐसा होता है? देखो, अगेन हम उसमें एक हिप्नोटिक के ट्रांस स्टेट में कई बार होते हैं, सोते हुए हम जब हिप्नोसिस के स्टेट में जाते हैं तो बहुत बार वो एक्चुअली हमारा जो एस्ट्रल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर, हम रात को बहुत बार सोचते हैं कि हम कहीं से गिर रहे हैं, छत से गिर रहे हैं, या कोई एक्सीडेंट हो रहा है, और हमारी आंख खुलती है और 2-3 सेकंड तक हमारी बॉडी पूरी फ्रीज हो जाती है, हम हिल नहीं पाते। एक्चुअली हमारे अंदर एक एस्ट्रल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर, जो बहुत बार नेचुरली बाहर ट्रेवल करता है, और वो हमारे पास्ट में भी जा पाता है, फ्यूचर में भी जा पाता है, और कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है। आपको जान के हैरानी होगी, हेमंत जी हमारे साथ हैं एज एस्ट्रोलॉजर। तो हेमंत जी, जैसे नासा ने, इन सारी कंपनीज ने, इंस्टीट्यूट्स ने, अभी कुछ सालों में जाकर पता चला कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन हम ज्योतिष विज्ञान और हम हजारों सालों से जानते हैं कि हमारे प्लैनेट सिस्टम, हमारे सिस्टम में 9 ग्रह है। पता है आपको कैसे पता चला वो? एक्चुअली हमारे जो संत थे, जो डीप मेडिटेशन में जाते थे, अपने सबकॉन्शियस पावर्स का, माइंड के पावर्स का यूज कर कर एक्चुअली अपनी एस्ट्रल बॉडी को ट्रेवल कराते थे। हमारी फिजिकल बॉडी हमें दिखती है, लेकिन इसके अंदर हमारा एथरिक बॉडी जो ऑरा शरीर है, उसके बाद एक एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, वो ट्रेवल करता है। वो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कहीं पे भी जा सकता है। और जो बहुत डीप मेडिटेशन और डीप हिप्नोसिस का यूज करते हैं, वो अपनी एस्ट्रल बॉडी से ट्रेवल करवा सकते हैं कहीं पे भी। और उन्होंने अपनी एस्ट्रल बॉडी को ट्रेवल कर कर वो सारा नॉलेज लिया, जहां पे उस समय कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं थे, उस समय कोई सैटेलाइट्स नहीं थे, लेकिन वो नॉलेज वहीं से आया, बैठे बैठे नहीं आया, उनकी एस्ट्रल बॉडी ने ट्रेवल किया। तो रात को जब हम सोते हैं तो एस्ट्रल बॉडी बहुत बार नेचुरली ट्रेवल करती है। अब हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होता है कि कई बार हम सड़क पे जा रहे हैं और एक टेम्पो यहां से जा रहा है, एक ट्रक यहां से जा रहा है, एंड हमें लगता है ये सीन पहले कहीं हो रखा है। एग्जैक्टली, ये चीज होती है, डेजा हू जिसे हम कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली उसको डेजा हू कहने की जगह सही कहना होगा कि हमारी एस्ट्रल बॉडी ने एक्चुअली फ्यूचर में पहले ही ट्रेवल कर लिया था, और इसलिए हमें वो लगता है कि वो हो चुका है। और हमारी जो बॉडी फ्रीज होती है, वो क्यों होती है? जब हम गिर रहे होते हैं, हमें डर लगता है, आंख खुल जाती है, तो फ्रीज इसलिए होती है क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी जो बाहर गई होती है, वो एंटर नहीं कर पाती 1-2 सेकंड के लिए, इसलिए हम फ्रीज होते हैं। और जैसे ही वो एंटर करती है, एंड वी आर लाइक, क्या हुआ? तो क्या हिप्नोटिज्म की हेल्प से उस पावर को बढ़ाया जा सकता है, जो आप कह रहे हैं कि हम फ्यूचर को हल्का फील कर लेते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। देखो, ओशो रजनीश ने ना एक बात कही थी कि अगर आप अपने अध्यात्म में और ध्यान में हिप्नोसिस का इस्तेमाल करो तो आपकी प्रोग्रेस लीप एंड बाउंस में हो जाती है। तो हिप्नोटिज्म एक्चुअली एक साइंस है जो आपको माइंड के डीपेस्ट पार्ट का एक्सेस देता है। वो एक एक्चुअली माइंड हमारा कंट्रोल पैनल है हर चीज का, और वहां पर अगर हम जाएं और उसके बाद माइंड को जैसे गाइड करें, वो हमारे लिए उन चीजों को रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। अच्छा हेमंत जी, अब इसी से जुड़ा मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि जो हम माइंड की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो माइंड को कंट्रोल करते हैं? देखो, सबसे पहले हमें अपने दिमाग को समझना होगा। बिल्कुल। जैसे सर ने बताया कि 2 तरह के माइंड है, कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। इसी पे मैं थोड़ा सा डीप नॉलेज में जाना चाहूँगा। जो हमारा ये माइंड है, इस माइंड के अंदर 42 ब्लॉक्स। अगर आपने कुछ समय पहले अगर गूगल करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि जो ये 42 ब्लॉक्स है वो कैसे काम करते हैं। वो कैसे काम कर सकते हैं, उन्होंने अपने सामने एक 100 नंस को बिठाया। 100 नंस को बिठाने के बाद उन्होंने कुछ विजुलाइज कराया। उस विजुलाइज कराने के बाद हमारे माइंड का कौन सा हिस्सा एक्टिवेट हुआ, और उस वहां तक किया उन्होंने साइंस भी, ठीक है। अब उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी ने क्या किया कि कौन सा हिस्सा एक्टिवेट हुआ तो कुंडली के कौन से हाउस को इफेक्ट दिया है। जस्ट एग्जांपल, मैं आपसे एक चीज, सिंपल सी चीज कहता हूँ। जो हमारी ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो दिमाग का 34वां खाना है,
34वां ब्लॉक है, जैसे बोलते हैं 34 ब्लॉक, ठीक है। ये 34 ब्लॉक सीधा सीधा इफेक्ट करता है आपके हाउस के कुंडली के हाउस नंबर 11। अच्छा। ठीक है, हाउस नंबर 11 क्या है? हाउस नंबर 11 था आपका आमदन, ठीक है, आपके बच्चों की उम्र। अब आप देखेंगे कि 11 हाउस, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम अपने काम में इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं कि दिमाग को चलाने के लिए 2 ग्रह बहुत आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो हम मरकरी, जो कि बुद्धि, अगर बुद्धि हमारी विकसित ही नहीं है, उस चीज को हम प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम कुछ भी करते रहे तो फिर वही बात हो जाती है, लल्लू करे कवालियां रब सिद्धियां पावे। मतलब कि एक इंसान सब कुछ है उसके पास, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं कर पाएगा। उसके बाद आ जाती है सोच। सोच जो डिपेंड करता है राहु, जैसा हम सोच लेते हैं वैसा हम बन जाते हैं या पा लेते हैं। अब क्या है, राहु डिपेंड करता है आपकी कुंडली में किस पोजीशन पे है, किस तरह से आपकी लाइफ में आपको एंटरटेन करा रहे हैं। अब इसी तरह से बात करें सोच, मतलब इसी तरह से बात करें लोग क्रिमिनल क्यों बनते हैं, इसी तरह से बात करें कि लोग डॉक्टर क्यों बनते हैं, इसी तरह से बात करें लोग जो है साइंटिस्ट क्यों बनते हैं। जैसे अगर मैं आप ही की बात करूं तो आप हिप्नोटिज्म में क्यों आए, ठीक है। हिप्नोटिज्म में आप इसलिए आए क्योंकि आपके माइंड ने आपको विकसित किया, और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु और बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आप हिप्नोटिज्म में आए। और जब आप हिप्नोटिज्म में आ गए तो उस चीज को आपने अपना प्रोफेशन बना लिया। उसके बाद इसमें रोल आ जाता है चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन, जिस काम से आपको खुशी मिलने लगे, ठीक है, मतलब चंद्र खुश, मन खुश होगा। जब आपका चंद्र और राहु बैलेंस हो जाता है, मतलब मन और सोच बैलेंस हो जाती है, तब आप अपनी जिंदगी में आगे प्रोग्रेस करना, मतलब दिल दिमाग शरीर एक अलाइनमेंट में आ जाता है। तो जिस तरह से बात करते हैं कि आप हिप्नोटिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ हमारे साथी चक्रास की। चक्रास के उसको बैलेंस करना, तो हर चक्रास किसी न किसी ग्रह के साथ रिलेट करता है। और जब वो ओरा हो जाती है, जैसे अभी आपने बोला कि पहले वाले जो संत मुनि थे वो क्या करते थे, संत मुनि जो है अपने ओरा को ही तो बैलेंस करते थे। तो कहते हैं ना, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम बन जाते हैं, जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। ये तो एस्ट्रोलॉजी की बात, अगर मैं जी मैं पूछूं कि वाकई ऐसा क्या हुआ था कि आप कैसे, मतलब एक अगर मैं बात करूं तो ये डार्क प्रोफेशन है, डार्क साइड है अभी इंडिया में। फॉरेन में या विदेशों में गए तो हिप्नोटिज्म फिर भी शायद पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में उतना नोन नहीं है। लोग बहुत इजीली अभी भी आप देखें तो एज ए प्रोफेशन तो नहीं देखते। तो फिर आपने आज से 10-15 साल पहले, मतलब ऐसा कौन सा थॉट था, 18 साल पहले वो कौन सा थॉट था कि आपने सोचा कि अब तो मैं फुल टाइम इसे करियर बनाऊंगा? देखो आपने सही कहा कि साइकोलॉजी के रिलेटेड, हिप्नोसिस के रिलेटेड वेस्ट में तो सारे मिथ ब्रेक हो गए। अभी ईस्ट में बहुत सारे मिथ है अभी भी, बिकॉज अगर देखे जाए तो साइकोलॉजी पूरी वेस्ट में डेवलप हुई है। क्योंकि ईस्ट में हमने क्या सोल को सर्च किया, हम आत्मा को ढूंढते चले गए। जैसे अभी हेमंत जी ने कहा कि चक्रास के साइंस पे वर्क किया, हमने ऑरा पे साइंस पे वर्क किया, एनर्जी साइंस पे वर्क किया, कॉस्मिक एनर्जी पे। वेस्ट ने माइंड को ही सब कुछ माना और हमने माइंड के बियॉन्ड जाने की बात करी। तो साइकोलॉजी सारी की सारी वहां डेवलप हुई। सारे ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट, सिगमंड फ्राइड, कार्ल यंग, जेम्स ब्रेड, वो सब वेस्ट से आते हैं। तो वहां पे हिप्नोसिस बहुत वाइडली यूज होता है। 1953 में हिप्नोसिस को अमेरिका ने एक लीगल प्रैक्टिस मान लिया, जहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव थेरेपी आफ्टर मेडिसिन अमेरिका ने मान लिया। यूके में, यूएस में, जर्मनी में, अब रशिया में, कनाडा में आप लाइसेंस मिलता है आपको और आप उसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर पाते हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी क्या है कि थोड़ा सा हम साइकोलॉजी में इतना डेवलप नहीं हुए, इसके लिए लोग हिप्नोटिज्म को अभी भी लाइक जादू टोना, वशीकरण, माइंड कंट्रोल, वही एक परसेप्शन बना हुआ है। तो लोगों को जनरली यही लगता है कि किसी वाइफ को, अपनी हस्बैंड को कंट्रोल करना है तो वो एक बाबा जी के पास जाएगी, वो पुड़िया देगी, वो पुड़िया से वो खाने में डाल देगी वो चीज, तो उनका पति उनके कंट्रोल में आ जाएगा और हिप्नोटाइज हो जाएगा। तो हिप्नोसिस के इनसे कोई लेना देना नहीं है। हिप्नोसिस साइंस है साइकोलॉजी का, हिप्नोसिस साइंस आपके सबकॉन्शियस माइंड का, जहां पर आपको पूरा का पूरा एक्सेस देता है आपके माइंड का, जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स है। वंस देखो, हम सभी ने सुना है कि पावर हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो क्या पावर है? जितने भी महापुरुष इस धरती पर हो चुके हैं, सबने एक बात कही थी
कि सारी शक्तियां सब कुछ आपके अंदर है। वो किसकी बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे आपके सबकॉन्शियस माइंड की। और हिप्नोसिस एक्चुअली आपको एक्सेस देता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। और जहां तक आप प्रोफेशनली बात करते हैं कि इसको प्रोफेशनली अब धीरे धीरे लोगों में ये समझ बढ़ रही है कि इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस कैसे किया जाए। बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, स्टेज हिप्नोटिज्म भी मैं करता हूँ। आपने कई न्यूज चैनल्स पर मुझे स्टेज हिप्नोटिज्म करते देखा होगा। तो हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करने में बहुत स्कोप है। और अभी लोगों में धीरे धीरे साइकोलॉजिकल समझ अब इंडिया में भी डेवलप हो रही है। क्योंकि कुछ सालों पहले देखो तो हर छोटी मोटी चीजों को भूत प्रेत की बाधा ऊपरी हवा मान लेते थे। हाँ हाँ, राइट? आज भी है, आज भी बहुत आज है। भी, लेकिन बहुत बड़ा तबका है हाँ, जो ये हम मानते जयपुर दिल्ली चलता है। जैसे शहर में बैठे हैं, वहां पे भी जनरली छोटी मोटी कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होता है तो जो भूत प्रेत ऊपरी बाधा देवी देवताओं का वो सबसे पहले लोगों का माइंड वहीं जाता है। हाँ वही जाता है, प्रकोप मान लेते हैं। लेकिन आज भी उन्हें मतलब माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम को या डिप्रेशन को लोग इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बिल्कुल। मानते ही नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अभी एक छोटा स्मॉल टाउन है राजस्थान में, जोधपुर से। अभी मेरे मोबाइल में आपको मैसेज दिखा सकता हूँ नाम छुपाकर, कि एक लेडी है तो उसको एंजाइटी और ओसीडी का प्रॉब्लम है। अब वो वहां पे फैमिली में रहती है, सास ससुर सब है। वो मैसेज कर रही, कई दिनों से मुझे कॉल करना चाहती है और अपनी प्रॉब्लम बताना चाहती है। तो मैं उससे कहता हूँ मुझे कॉल करके बताओ, लेकिन इन लॉज आसपास रहते हैं और उसे ये फियर है कि उन्हें ये पता चल गया तो वो उसे भूत प्रेत और ये सब मान लेंगे। और उसने रिसर्च किया कि मुझे एंजाइटी और ओसीडी है और उस वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। तो हिप्नोसिस एक्चुअली मदद करता है इन सारी साइंस को, इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में। तो इसीलिए अब धीरे धीरे हिप्नोटिज्म के बारे में लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि कोई ऊपरी हवा भूत प्रेत बाधा नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर्स है जो स्ट्रेस की वजह से, सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से हमारे अंदर ये सारी बीमारी आती है। और जिसकी वजह से हिप्नोसिस रोल में आता है और उससे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। और बिकॉज दवा कोई रास्ता नहीं है। हम डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करें, बिल्कुल दवा कोई रास्ता नहीं है। हर चीज हम, जैसे आपने बोला कि हम अपनी पावर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो वहीं पर मैं भी लोगों को जागरूक यही करना चाह रहा हूँ कि हम स्टोन्स और पूजा पाठ के आडंबर में फंस जाते हैं तो उससे कोई एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं होती है। बेसिकली आप, ये भी एक साइंस है और दो साइंस जब मिलके एक चीज पे काम करती है तो 100% इंसान जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। बिल्कुल। उसमें कहाँ से कमी है? अब जैसे आप बुद्ध की बात अगर हम कर रहे थे तो बुद्ध में हम क्या देख रहे थे? बुद्धि। अब जिसमें बुद्धि नहीं है आप उसके ऊपर हिप्नोटिज्म क्या कुछ भी करते रहो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल थ्रू उसके बुद्ध को, उसके उस ग्रह को पावर देनी पड़ेगी। पावर कैसे देनी पड़ेगी? थ्रू स्मॉल रेमेडीज। ठीक है। कैसे पता लगता है कि बुध खराब है, कैसे पता लगता है कि राहु खराब है? अब आपने कई बार देखा होगा जिसकी कुंडली में बुध और राहु दोनों की पोजीशन अच्छी नहीं होगी वो इंसान कब्र पे मजारों पर जा रहा होगा। ओके। ये लगा सकते हैं लोग। मैं जितनी भी जनता ये प्रोग्राम देख रही है मैं उनको कहूंगा कि जिस आप देखेंगे जिस इंसान के पास जो है बुध राहु खराब हो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वो कब्र पे जाएगा, मजारों पे जाएगा, अच्छा अलग अलग ज्योतिषियों पे जाएगा, एक जगह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा कई लोग ऐसे आएंगे, देखो बुध खराब की निशानी कैसे पता लगती है? मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। मान लो किसी को मैंने एक रेमेडी दी कि आपको सूर्य देव को जल देना, एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। ठीक है। तो सूर्य देव को जल देना, वो सबसे पहले क्या मुझे कितने बजे देना है? लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, ठीक है, ऊपर से देना है कि नीचे से देना है, राइट, पैरों पे छींटे तो नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, मतलब एक अंदर में वहम आ गया। जब अंदर में वहम आ गया तो समझ लो कि उसका बुद्ध कहीं ना कहीं अटक गया। तो सबसे पहले बुद्ध के ऊपर, बुद्धि पर काम करना चाहिए। जब बुद्ध ठीक हो जाता है तो उसके बाद राहु, अब बुद्ध के साथ ही राहु चलता है। क्यों? आपकी सोच, जब आपकी बुद्धि ठीक होगी तभी तो आप अच्छा सोच पाओगे। बिल्कुल सही बात। जितनी अच्छी सोच आपकी होती जाएगी उतना राहु अच्छा होता जाएगा। और आजकल की तो कलयुगी दुनिया है जिसमें राहु का ही बोलबाला है। बिल्कुल। तो ये सिंपल साइंस है। अब इसके ऊपर आप ये करवा दो, वो करवा दो, ये पत्थर पहन लो, ये पहन लो। ये तो हमने सोनल जी के ऊपर करके देखा ही था कि वो मैजिकल पत्थर हमने हाथ में रखा और कैसे चमत्कारिक वे में काम प्रोग्राम में आपके प्रैक्टिकल जो आपने करे, नो डाउट मैं सारी जनता को कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ क्लिप्स हमारे ही यहीं की शूट हुई सोनल जी के यहाँ से
वो भी हम डालेंगे आपके, क्योंकि वो प्रोग्राम्स आपके देख के मुझे बड़ा मजा आया। और हाँ। मतलब ठीक है, लोगों को समझना चाहिए, एक साइंस की तरफ जाना चाहिए, ना कि एक आडम्बर। इससे आडम्बर की रिलेटेड भी तरफ। मेरा क्वेश्चन है, जैसे जैसे हिप्नोटिज्म सर ने जैसे बात की कि जब तक कोई रेडी नहीं होगा आप उस पर कैसे, तो क्या हिप्नोटिज्म में ऐसा होता है कि सामने वाले की परमिशन जरूरी है, या फिर उसके बिना परमिशन के भी उस पर हिप्नोटिज्म किया जा सकता है? देखो प्रोफेशनल सेटअप में हम बात करें तो ये सब किसी को भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बगैर। और मेरे पास कोई इंसान ऐसा क्यों आएगा जिसको हिप्नोटाइज नहीं होना? बिकॉज मेरे पास कोई आता है उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर्स है, इलनेस है, कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, एनर्जी की कमी है, तो मैं उनके ऊपर वर्क करता हूँ। तो उनको बगैर उनके मर्जी के मैं हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। बट देखो हिप्नोटिज्म एक साइंस है साइकोलॉजी का। अब हम देखें तो कई लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, वो क्या है? वो एक हिप्नोसिस ही है। हिप्नोसिस की एक सिंपल डेफिनेशन है सिंपली बीइंग ओपन टू एनी सजेशन। जब भी आपको कोई ऐसा सजेशन देते हो और आप उसे फॉलो करते हो, आप हिप्नोटाइज्ड होते हो। तो हमारे देश में कई पॉलिटिशियंस से बड़े बड़े हिप्नोटिस्ट हैं। देखो वो कुछ भी करवा लेते हैं जनता से, और हम देखते हैं, रोज न्यूज चैनल में देखते हैं क्या होता है। वो उन जनता को पता ही नहीं वो किसके इन्फ्लुएंस में कर रहे होते हैं, उन्हें खुद को करना ही नहीं वो चीज, लेकिन कर लेते हैं। वो क्या है? वो एक हिप्नोसिस ही। एक कई जैसे धर्म गुरु होते हैं, रिलीजियस गुरु कुछ भी करा देते हैं। हम देखते हैं कई सारे अंधविश्वास है, लोग उन्हें करते हैं और हम रोज देखते हैं। और गांव की बात नहीं हेमंत जी, आप तो जानते हैं शहरों में लोग करते हैं। तो वो क्या है? वो एक हिप्नोटिज्म ही है कि उनके माइंड को कन्विंस कर लिया कि आप ये करो, जो बात बिल्कुल इलॉजिकल है। तो हिप्नोसिस बेसिक सेटअप में अगर हम बात करें, मैं किसी को थेरेपी दे रहा हूं तो मैं उसकी मर्जी के बगैर उसे ठीक नहीं कर सकता। डेफिनेटली यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में भी यही चीज है कि कई लोग आते हैं कि भाई मेरा फला रिश्तेदार, उसको ये प्रॉब्लम है, पर वो कहेगा कुछ नहीं। अब मैं सिंपल सी चीज पूछता हूँ कि बीमार मैं हूँ, ठीक है, और दवाई कोई और खाए तो कैसे ठीक हो? कैसे ठीक हो? इस केस में भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये आती है कि इंसान किसी वजह से लाचार है, वो चीज नहीं कर सकता, पर वो ठीक होना चाहता है, फिर उसको हम कर सकते हैं। वो चाहे एस्ट्रोलॉजी में बात करें, शायद इसमें आप भी एग्री करेंगे, मतलब परमिशन जरूरी है। परमिशन जरूरी है, ठीक है ना? तो वो ठीक होना चाहता है, वो लाचार है, उसकी आवाज में हम कुछ ना कुछ अलग करा सकते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ठीक करना तो उसको तो मतलब कहते हैं प्रोसेस में आना ही पड़ेगा। लाइन कंपनी से पीस जो है डिफेक्ट आ गया है, वो तो कंपनी जाएगी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे देश में एस्ट्रोलॉजी को लेकर तो फिर भी लोगों में बिलीव है। लेकिन जैसे हिप्नोटिज्म की हम बात कर रहे थे, ज्यादातर जो मैं क्वेश्चंस भी लोगों के देख रही थी, तो लोगों को यही डर होता है कि कहीं किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ये हमें कंट्रोल करके हमारे अंदर से कुछ ऐसी बातें ना निकाल ले जो कि हमें नहीं बताना चाहते या उनके सीक्रेट्स है। तो ऐसा कुछ भी होता है इसमें? नहीं, लोगों का डर खत्म करना चाहती हूँ। देखो ये मिथ है। पहला तीन चार मिथ है हिप्नोटिज्म को लेकर। पहला मिथ, कोई भी इंसान किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर। नो, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। मुझे 17-18 साल हो गए हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करते हुए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है। सेकंड मिथ है कि हिप्नोटाइज करके कोई भी किसी इंसान को वो सारे काम करवा सकता है जो वो करना नहीं चाहता। तो एक्चुअली वो भी पॉसिबल नहीं है। इसी में मयंक जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है नेक्स्ट कि जैसे हिप्नोटिज्म को लेके जो लोगों के अंदर एक मिथ है या कह लीजिए कि डर है कि वो अगर किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो उन्हें कंट्रोल करके कुछ ऐसा ना निकलवा ले जो उनके सीक्रेट्स हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ पॉसिबल है? नहीं, देखो सोनल जी, एक्चुअली मैं यही मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ हिप्नोसिस के बारे में। बिकॉज मैं मानता हूँ कि हिप्नोसिस इस अर्थ का सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया साइंस है। देखो हिप्नोसिस को लेकर कुछ मिथ है। पहला मिथ कि कोई भी इंसान किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे 17 से 18 साल हो गए हिप्नोथेरेपी करते हुए, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर पाया। कोई इंसान मेरे पास आएगा ही क्यों जो हिप्नोटाइज नहीं होना चाहता? इतनी फीस पे करेगा ही क्यों मुझे मेरे विजिट की? सेकंड चीज कि हिप्नोटाइज करके कोई भी इंसान को कोई उससे वैसा काम करवा सकता है जो वो करना नहीं चाहता, वो भी पॉसिबल नहीं है। राइट? कि कोई भी इंसान कॉन्शियसली किसी चीज को नहीं करना चाहता, हिप्नोटाइज करके कोई आप उससे वैसा काम नहीं करवा सकते। वरना मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपको हिप्नोटाइज करूं और बोलूं आप किसी का मर्डर कर दो, आप नहीं करेंगे। पर कुछ मूवीज मैंने देखी है, सॉरी मैं आपको टूकूंगी, कुछ हमारी आप कहेंगे बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ ऐसी मूवीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी को हिप्नोटाइज करके मर्डर, जैसे आपने बात की कि मर्डर करवा लिया जा रहा है, फिर उसकी उस मेमोरी को हटा दिया जा रहा है। तो शायद लोगों के मन में इसलिए वो परसेप्शन बना हुआ है कि ऐसा कुछ करा सकते हैं क्या?
देखो मूवीज ने, मीडियाज ने, मैगजीन्स ने बहुत सारे मिथ फैलाए हिप्नोसिस को, साइंस को जानते ही नहीं और इसके लिए मिथ फैलाए गए। उन्हें नहीं पता, उन्हें लगता है कोई इंसान हिप्नोटाइज होकर वो सारे सजेशंस फॉलो कर रहा है। हाँ, दैट इज ट्रूथ कि आप एक बार किसी को हिप्नोटाइज करो, उसके बाद आपका माइंड कोई भी कमांड रिजेक्ट नहीं कर सकता, जैसा आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया था। तो जो कमांड दिया जाएगा आपके लिए वो रियलिटी बन जाएगी, चाहे वो अच्छा है या बुरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से हर इंसान हिप्नोटाइज हुआ बचपन से ही कि जो जो सजेशन उनके सबकॉन्शियस माइंड को मिले वो उनकी रियलिटी बन गए। अब वो सजेशन कॉन्फिडेंस के भी है, वो सजेशन फियर के भी है, वो सजेशन पॉजिटिविटी के भी है, वो सजेशन नेगेटिविटी के भी है, तो वो उनसे हिप्नोटाइज्ड हो गए। बट ये जिस थेरेपी सेटअप में ये कोई माइंड कंट्रोल नहीं है। हाँ, मैंने एक चीज कही कि जैसे पॉलिटिशियंस, रिलीजियस गुरु, बड़े बड़े लीडर्स लाइक हिटलर थे, हिटलर तो हिटलर ने कैसे हिप्नोटाइज किया उन लाखों करोड़ों लोगों को कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज थी उनको मारो, उनको खदेड़ो, उनके बीच में दंगे करवाए, उनको मरवाया और लाखों करोड़ों लोगों को जोश दिला दिया कि मैं जर्मनी के लिए अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन जब हिटलर मरा तब लोगों को पता चला कि वो एक संकी इंसान था। तो वो हिप्नोसिस ही था कि वो माइंड इतना इस तरह से इन्फ्लुएंस हो गया, परसुएड हो गया उसकी बातों में, वो जो बोल रहा था पब्लिक उसे सच मान रही थी और सपोर्ट कर रही थी। तो हाँ, बेसिक हिप्नोटिज्म के हमें मिथ ब्रेक करने होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कंट्रोल कर लेगा। ये एक्चुअली प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपी होती है जिसके थ्रू हम माइंड के सारे मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस पे वर्क करते हैं, जो किसी डिजीज किसी भी मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकता, वो आप हिप्नोसिस से क्योर हो सकता तो मतलब एक मिनट आपने आज तोड़ दिया है कि कोई भी मिसयूज नहीं हो सकता है, कोई किसी से कोई क्राइम नहीं करा सकता है, बिल्कुल किसी के कोई सीक्रेट्स आउट नहीं कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप दूसरा सवाल मुझे ये बताइए कि कब हमें पता चलेगा कि अब हमें एक हिप्नोथेरेपी की जरूरत है या लोगों को आपके पास आने की जरूरत है? कौन सी कंडीशंस ऐसी होंगी? कंडीशन देखो, लोगों को खुद को पता चलता है। हमारी 90% डिजीज साइकोसोमेटिक होती है, हमारी 90% डिजीज माइंड से पैदा होती है, जिसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। इवन आप पाएंगे कि कैंसर के भी कई सारे केसेस में डिजीज साइकोसोमेटिक पाई जाती है, माइंड ने एक्सेप्ट कर ली इसलिए बॉडी में, वरना होती ही नहीं। अब दो तरह की डिजीज, एक मेंटल एक फिजिकल। जिस डिजीज का ओरिजिन माइंड है आप उसको बॉडी से ठीक नहीं कर सकते, यानी कोई दवा दारू से ठीक नहीं कर सकते। और जो 10% डिजीज का ओरिजिन बॉडी है आप उसको माइंड से ठीक नहीं कर सकते। तो एक पुरानी कहावत है कि ला इलाज का इलाज हमारे मन में है। तो हिप्नोसिस के थ्रू हम सारी 90% डिजीज को क्योर कर सकते हैं। बिकॉज जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, जो आज की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो हमारा ब्रेन अनवांटेड हार्मोन्स और केमिकल सिक्रीट करता है और वो हमारी किसी न किसी नस में जाके रुक जाता है, टॉक्सिक के रूप में जम जाता है। कह सकते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीती। एग्जैक्टली। और मन सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, और चंद्रमा बलवान तो सब बलवान, सब बलवान। और चंद्रमा ही एक ऐसा है क्योंकि वो इमोशंस भी है, और इंसान इमोशंस में, भावनाओं में बहकर बहुत सारी चीजों को अपने आप ही खराब कर देता है। तो यहाँ पर मैं सबको कहना चाहूंगा कि भाई चंद्रमा को ठीक किया जाए। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है अपने माँ के चरणों की सेवा। ओके। क्योंकि माँ के जो चरण है, माँ जो है वो चंद्रमा है, ओके, मन चंद्रमा है। जितना हम माँ की पूजा करते हैं, चंद्रमा अपने आप बलवान होगा। ओके। जब वो चंद्रमा बलवान होगा तो चंद्रमा मदद करेगा बुद्ध को भी ठीक करने में, बुद्धि को भी ठीक करने में। ओके। जब बुद्धि ठीक होगी तो आपकी सोच ठीक होगी। सोच बदलो, देश बदलो। सोच बदलो, सब कुछ बदल दो, एक्चुअली पूरी दुनिया बदल दो। तो आपके सवाल का ये है जवाब कि जब लोगों को, देखो बीमारियों से भी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती दवाइयों से, तो वो लाइलाज बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके मन में है। मतलब कौन कौन से सिम्टम्स हैं? मतलब किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत जल्दी डर जाता है, या किसी को स्टेज पे फेयर है, ऐसे मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो हिप्नोटिज्म से ठीक हो सकती है? अगर हम देखो 90% जैसे जो मैंने डिजीज का वो साइकोसोमेटिक है, उसका इलाज सिर्फ आपका माइंड है, उसका इलाज कोई दवा दुनिया की है ही नहीं। देखो मैं आपको बताऊं कि एक रिसर्च हुई थी कि जिसमें कई लोगों को, जो पेशेंट्स थे बहुत सारे, 53 पेशेंट्स थे, उनको कमर में दर्द था और अलग अलग जगह रिसर्च हुई, उन्हें कमर दर्द की जगह एक्चुअली दूसरी कोई बीमारी की दवा दी गई, लेकिन दिमाग को कहा गया कि ये दवा कमर दर्द की। और जब दवाई देने के बाद जब पूरी रिपोर्ट निकाली गई, उनसे फीडबैक लिए गए, तो पता चला कि एक्चुअली उनके वही रिजल्ट है जो पेन किलर, बैक के पेन किलर देने से आती है। क्योंकि उनके दिमाग ने मान लिया कि मेरा डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है,
और डॉक्टर एक ऑथेंटिक सोर्स है, तो उनका दिमाग हिप्नोटाइज हो गया, मेरी मेडिसिन है, दिमाग को पता चला मुझे मेरी मेडिसिन मिल गई, बॉडी ने वो काम करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह हमारे 90% डिजीज को हम सिर्फ माइंड से क्योर कर सकते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बीमारियां क्या है? ये बीमारियां सारे के सारी जो सप्रेस्ड इमोशंस है हमारे, बचपन से लेकर अभी तक जो इमोशंस दबे, हम रिलीज नहीं कर पाए, वो इन बीमारियों का रूप ले लेते हैं, चाहे ओसीडी हो या जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स है। अब उसके लिए हम जाते हैं दवाई लेने हैं साइकेट्रिस्ट के पास, कि दवा दे दो, और वो हमें साइकेट्रिस्ट हमें क्या करता है, नींद की दवा देता है, उसमें हम 2-4 घंटे सो जाते हैं, लेकिन फिर से आते हैं बैक हो जाते हैं। हाँ। कोई कहता है लंबी लंबी सांसें लो, उससे ठीक होगा, पर कैसे होगा? वो मन के सबकॉन्शियस माइंड के इतने डीप लेवल पे वो इंप्रेशंस है, आप उन्हें कैसे क्योर करोगे? तो एक्चुअली हिप्नोसिस हमें मदद करता है कि कॉन्शियस माइंड को साइड करके माइंड को उस डीपेस्ट पार्ट को एक्सेस करने में, वहां पे हम लोग उस ब्रेन में से वो सारे इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। और एक और आपने अच्छी बात कही कि जैसे किसी को फोबिया है, स्टेज पे बोलना है, किसी को फियर्स एंड फोबियाज है, तो उन फियर्स एंड फोबिया भी क्या है? आपको एक बात जान के हैरानी होगी मन जी कि बचपन से हमारा माइंड कैसे प्रोग्राम होता है। देखिए, बचपन में जब हम पैदा होते हैं ना, पैदाइश के साथ सिर्फ 2 फियर होते हैं हमारे अंदर, एक जोर से आवाज का, दूसरा नीचे गिर जाने का। और कईयों को ऊंचाई से, कईयों को पानी से। नहीं, वो पैदाइश के साथ ये 2 ही फियर होते हैं। ओके। अब उसके बाद लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है। आपको जान के हैरान होगी, फियर इज एन लर्नड बिहेवियर। फियर एक बिहेवियर है जिसको हमने सीखा और या हमें घर वालों ने सिखाया है। अगर कॉकरोच छिपकली घर में और उससे बच्चे को डराया नहीं जाता, तो उसके ब्रेन के डेटाबेस में उसका फियर वाली प्रोग्रामिंग ही नहीं होती, तो वो जिंदगी में कभी नहीं डरता। मेरे घर में एक भतीजी है, एक भतीजा भतीजी है, तो भतीजा जो है 13-14 साल का है, 15 साल का, उसको कॉकरोच छिपकली से डर लगता है, क्योंकि एक जनरल परिवार में डराया जाता है बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। भूत आ जाएगा अंधेरे में ये। और वो भतीजी थी, मैंने ये चीज देखी तो उसमें डर बैठ गया। तो मैंने भतीजी को ना, मैं सोचा इसको नहीं डरने दूंगा मैं, तो मैं उसके हाथ में कई बार कॉकरोच छिपकली पकड़ के दे देता था जब वो छोटी थी, तो उसको फियर ही नहीं आया। अब मैंने उसके दिमाग को मैसेज दिया ही नहीं कि उसे डरना है, तो डरेगी क्यों? और हुआ कुछ ऐसा कि वो बचपन में जब उसका फियर उसके साथ रहा ही नहीं, वो खेलने लगी उनके साथ, तो हमें उसको उससे दूर करना पड़ता था, क्योंकि वो तो बच्ची थी, वो जानती नहीं थी, वो हाथ में लेके मसल डालती थी, मार डालती थी। हम ये देखो ना आप एग्जाम्पल, तो इसे माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो आपने कहा कि स्टेज पे बोलना है वगैरह। तो ये सारा माइंड ना एक्चुअली प्रोग्राम्ड हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड, जो चीज में प्रोग्रामिंग हो जाती है, जो हमें सिखाया जाता है, हम वो सीख लेते हैं, वो प्रोग्राम हो जाता है। और जो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होता है वो मेरी रियलिटी बन जाती है, और मैं वैसे बिहेव करता हूँ। तो जैसा आपने फियर का, स्टेज पे बोलने का, तो इसी तरह हम हिप्नोसिस के तो सारे फियर्स को पूरा खत्म कर सकते हैं, बिकॉज वो एक लर्नड बिहेवियर है। ब्रेन जो लर्न करता है उसे अनलर्न भी कर सकता है। और इसी तरह पूरे के पूरे माइंड को, आपकी जान के हैरानी होगी कि हिप्नोटिज्म के स्टेट में अगर एक बार हम उतर जाए ट्रांस में, तो किसी पूरे इंसान के माइंड को, जैसे हम एक कंप्यूटर को या मोबाइल को फॉर्मेट मारते हैं और नए एप्लीकेशंस डालते हैं, हिप्नोसिस के थ्रू एक्चुअली हम किसी को भी हिप्नोटाइज करके उस सारे पुराने प्रोग्राम्स फॉर्मेट कर नए प्रोग्राम्स डाल सकते हैं, यानी एक नया इंसान बना सकते हैं पूरा का पूरा। मतलब आप कह रहे हैं कि पावरफुल ये चीज हो गई कि मतलब कि ठीक है, ग्रह आपके साथ चलेंगे, आपको उसके उपाय करा के उसको जो, जैसे सर ने बताया कि उसको पूरी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इट्स वेरी गुड, वेरी तो गुड। जैसे क्या क्या, जैसे हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बता रहे हैं, जैसे एंजाइटी इश्यूज आप बोल रहे हैं ठीक हो जाते हैं, इससे एंगर इशू ठीक हो सकता है, ऐसे कौन कौन से हैं जो डेली रूटीन लाइफ में जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं? एंगर इश्यूज हैं, देखो डिप्रेशन तो अब आपको जान के एक हैरानी होगी, आप एंगर और एंजाइटी की बात कर रहे हैं। जब मैं हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे पास हर महीने 2 से 3 पेशेंट डिप्रेशन और एंजाइटी के ऐसे आते हैं जिनकी एज ग्रुप 16 से 20 या 21 साल है। क्या वजह आपको लगता है इस कम उम्र में डिप्रेशन लोगों को क्यों? एग्जैक्टली। अब हेमंत जी, 12 साल भी मैं कहूँगा इसमें कि आजकल कुछ बच्चे आते हैं 12 साल में डिप्रेशन। मैं इसमें ये कहूँगा, वही जैसे सर बता रहे हैं कि 1 साल से 7 साल के बच्चे के माइंड को प्रोग्राम किया जाता है, तो उसी तरह से कई बच्चों के ऊपर बचपन में ही प्रेशर डाल दिया जाता है, तुझे ये करना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे ऐसे करना है, और वो बच्चा कई बार नहीं झेल पाता।
और एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि बच्चे को बचपन से जब हम प्रोग्राम करते हैं इस तरह से प्रोग्राम करें कि हम पहले 7 साल में उसकी एक्टिविटीज को डालें, उसकी एक्टिविटीज को देखें वो क्या किस ओर जा रहा है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट जा रहा है। तो जब वो चीज हम देख लेते हैं तो बच्चा उसी अकॉर्डिंग आगे चलना शुरू हो जाता है। राइट। तो पैशन को हम जान लेते हैं उसका दिमाग किस चीज में सही है। आप जैसे कह रहे थे डेली रूटीन में, आज की तारीख में ये हालत हो गई। हेमंत जी, शायद आप जब 16 से 20 या 21 साल के थे, जी आपको शायद पता भी नहीं था कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, बिल्कुल नहीं पता। राइट। बट आज की तारीख में इतना कॉमन हो चुका है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगेन रीजन क्या है कि प्रेशर ब्रेन पर, ब्रेन इतना सॉफ्ट है, उसका पूरा कवर जो बहुत सॉफ्ट है। अब उसमें इतना स्टडीज का प्रेशर, सोशल प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर, तो प्रेशर जब बच्चा हैंडल नहीं कर पाता तो अब बच्चा है तो मान लो कि वो दमन करते रहता है चीजों का, अंदर वो इमोशन दबाता रहता है। अब हमारे सोशल सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि जहाँ पे हमारे इमोशंस दमन होंगे। हमारे सोशल सिस्टम ने कोई भी इमोशंस को रिलीज करने का रास्ता नहीं बनाया। हाँ, दमन करने के मतलब नेगेटिव इमोशंस हमें देने के बहुत सारे रास्ते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, सभ्यता के नाम पर, परंपरा के नाम पर सब कुछ दमन हो रहा है। लेकिन इस सिस्टम ने रिलीज करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया। तो वो सारा नहीं रिलीज नहीं होता तो वो अंदर एक कूड़े करकट की तरह जमा हो जाते सारे इमोशंस, भावनाएं, थॉट्स। किसी ने मुझे, बड़े ने मुझे कुछ बोल दिया, 4 लोगों के सामने बोल दिया, घर के बड़े ने, और परंपरा है कि घर के बड़े ने गलत भी है तो सुन लेना है। लेकिन दिमाग तो बुरा लगेगा तो लगेगा। वो दिमाग को परंपरा नहीं पता, साइकोलॉजी को नहीं पता, ये तुम्हारे संस्कार है। लेकिन अब उसने अंदर दबा लिया। अब होता है क्या, देखो, अब अंदर दबा लेता और वो बीमारी से एक चीज और भी तो हो गई ना कि इंसान जो है ना फिर वो मान के बैठ जाता है कि ये मुझसे नहीं है। यस, नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है। एग्जाम्पल वही हाथी वाली कहानी आ जाती है यहाँ पे कि एक हाथी के बच्चे को बचपन में एक जंजीर से बांध दिया। बिल्कुल। ठीक है, अब वो बांध दिया, पेड़ के साथ बांध दिया। वो बचपन था, उसमें वो ताकत थी नहीं, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो उसको तोड़ नहीं पाता था। अब हाथी के अंदर इतनी ताकत है कि जब वो बड़ा होगा तो उसको आराम से ब्रेक कर देगा, है ना। पर वही कि उसके माइंड में सेट हो चुका है कि मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, उसे नहीं तोड़ पाता, तो इसलिए लोग हार मान के बैठ जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंसान अपने लिए बदल ना सके। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक लाइन और बोलना चाहूंगा, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे, बोल बच्चे तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो दैट इज ट्रूथ के पावर है अंदर। बट ये क्या होता है, ये सारे सिस्टम दमन करता है। दमन में सारे नेगेटिव इमोशंस दमन रहते हैं, आप रिलीज नहीं कर पाते तो बीमारियों को रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स, इलनेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखो, हम जितने सिविलाइज्ड सोसाइटी है उतने ही ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस उनमें है। यहाँ पे एंड एक मिनट कहूंगा, और जितनी अनसिविलाइज्ड सोसाइटी है, जितना गांव में खेड़ों में जाओगे या फिर आप ट्राइबल्स में जाओगे, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स इलनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक्सप्रेस करने की आजादी है। यहाँ पर हमें, मैं सोनल जी से मिलना आया हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसे ही बैठना, थोड़ी मुझसे गलती हो गई तो अंदर अंदर अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये तो नहीं हो गया। हाँ। पर परिवार में किसी को बैठना है, बॉस के साथ मुझे ऐसे ही रहना है, बॉस ने 4 गाली दी थी तो सुन लेना है। सभ्यता, प्रेशर में जी रहे हैं कुल हाँ, मिला के। सभ्यता मेंटल डिसऑर्डर्स ला रही है। जितने हम सभ्य असभ्य होते हैं उतना ही मेंटल डिसऑर्डर से दूर होते हैं। अच्छा मैम जी, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा, जैसे कि सभी लोग जानते हैं मेरा मिशन है कि लोगों की सोच को बदलना है। जो लोग जो आज के टाइम एस्ट्रोलॉजी से और इसके नाम से भ्रमित होके और यही जादू टोने के नाम से भ्रमित होके जो है लोग चल रहे हैं, उसको हम मिलकर कैसे तोड़ सकते हैं? मतलब उस भ्रम को, कहते हैं ना एक अकेला कुछ नहीं कर पाता, एक और एक 11 भी हो जाता है, और उसके साथ एक और जुड़ जाए तो 111 भी हो जाता है। पर लोगों को इस भ्रम से दूर करके और आगे किस तरह से हम इसको मिथ को दूर करते जाएंगे, कैसे इसके अंदर क्या क्या हम सिखा सकते हैं लोगों को कि देखो, सबसे बड़ी बात जो मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो कि बुध और राहु के बिना कुछ नहीं है। राइट। और कहते हैं ना हमारी पूरी की पूरी बॉडी, पूरी की पूरी जिंदगी राहु और केतु के बीच के अंदर है। बिल्कुल। जितने भी ग्रह हैं सारे राहु और केतु के बीच में। कैसे? राहु हमारा सिर, केतु हमारा धड़, और जितने भी ग्रह हैं वो सब इसके अंदर है। जैसे एग्जांपल शनि आके
नजर जो है आंखें, राइट आइज सूर्य, लेफ्ट आइज चंद्रमा, नाक का अगला हिस्सा सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, और सांस लेने की प्रक्रिया जुपिटर। अब इसी पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे जुपिटर की बात करते हैं, जैसे प्राणायाम या योगा करने की बात करते हैं, हम सुबह सुबह क्यों करते हैं? क्योंकि सुबह की जो हवा है ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा रहता है, ऑक्सीजन मात्रा भी ज्यादा है, स्वच्छ हवा है, स्वच्छ हवा। उसके बाद जब पूरे दिन की भर की हवा है, उसके अंदर राहु की गंदगी भी आ जाती है, तो वो गुरु और राहु लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर उसको हमारा जो माइंड मान लेता है, हमारा माइंड उस चीज को मान लेता है, वही आप वाली बात है कि उसने मान लिया कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो वो चीजें अगर हम चीजों से ठीक किया जाए, जैसे आपके हिप्नोटिज्म से और मेरे लाल किताब से इस चीज को ठीक किया जाए, तो कैसे इस चीज को बढ़ाया? बहुत अच्छी बात की, बिकॉज आज की तारीख में हम इंडिया में देखते हैं कि जादू मंत्र टोना ये सब इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी नहीं, यहाँ बदले पे तो में मैं एक बात और भी बोलूंगा, 24 घंटे में स्वतंत्र से चुका था मेरे बस स्टैंड नहीं, वो होता है ना, अब कहीं कार में पार्किंग में देखो बंगाली बाबा 300 रुपए बाबाओं का में बहुत चलन है। प्रमोशन पाइए, गए हुए पैसे वापस पाइए, स्वतंत्र से छुटकारा पाइए, राइट। तो ये सारी चीजें चलती है और लोग बिलीव करते हैं। अब ये 300 में करते हैं। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, एक केस मेरे पास आया था, मैं एक पिछले पॉडकास्ट में था, मैंने उसमें भी शेयर किया, मैं शेयर करना चाहूंगा ताकि लोग इससे अवेयर हो। मैं जिनके पॉडकास्ट पे था, उन्हीं की पॉडकास्ट के ऊपर एक बहुत ही चमत्कारिक बाबा आए थे, तंत्र मंत्र सिद्धि वाले। और वो पॉडकास्ट देखकर यूके की एक लड़की थी, हाईली एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, सब कुछ था। उसने देखा कि कुछ तंत्र मंत्र से होता है, तो उसने उसको कांटेक्ट किया। अभी 300 की बात कर रही थी, मुझे तभी याद आया, उस लड़की को कुछ काम कराना था। उसने बोला हो जाएगा, यहाँ बैठकर मैं वो सब हवन पूजा करूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस लड़की ने उससे फीस ली, उस आदमी ने उस लड़की से फीस ली 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। एंड हाँ सो अब होता क्या, देखो कि अब उसने 3 लाख रुपए दे दिए। चलो आगे जो स्टोरी में बताता हूँ, लेकिन अब उसने मेरा पॉडकास्ट देखा, तो मैंने कहा ये सब ऐसे ऐसे खेल होता है, दिमाग से खेल होता है। क्योंकि दिमाग मान ले कि भाई हाँ मुझे मेरी दवा मिल गई तो हम बॉडी ठीक हो जाते हैं। दिमाग ने मान लिया अगर हेमंत जी चमत्कारिक है, तो हेमंत जी का मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मेरी बिलीफ ही मुझे ठीक करती है। चमत्कार हेमंत जी में कुछ चमत्कार नहीं, चमत्कार कहीं नहीं है, चमत्कार यहाँ है। तो अब उस लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया, सर एक बात बताइए, ये जादू टोना तंत्र मंत्र होता है? मैं बोला आप कौन और कैसे मुझे फोन करा, आप मुझे कैसे जानते हो? तो बोले सर मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, तो आप बोल रहे थे सब कुछ माइंड से होता है। मैं बोला यस, अगर आपने देखा तो समझ गए होंगे। तो बोले सर 100% ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बोला नहीं होता। तब उसने मुझे शेयर किया कि उस इंसान का मैंने पॉडकास्ट देखा, उसने 3 लाख रुपए ले लिए, काम तो हुआ नहीं, पर फोन उठाना भी बंद कर दिया। ये तो होता ही है। So, वही मिथ तो हमें दूर करना है। जैसे आज एस्ट्रोलॉजर हैं, आप हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, उनको साथ में लाने का उद्देश्य ही यही है कि जो लोगों के दिमाग में गलतफहमी है, क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर्स भी ये कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे तुम्हारा ये खराब, तुम्हारा वो खराब, तुम वहां बैठो, हम हवन करेंगे, ये करेंगे। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, उसको साइंस की तरह पेश करना चाहिए, ना कि भ्रांतियों की तरह भ्रांति बनाए लोगों के दिमाग में। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, वैज्ञानिक माइंडसेट होना चाहिए हर चीज को समझने के लिए। तो हम जैसे है कि लोगों को हम प्रोग्राम्स के तो अवेयर कर सकते हैं कि देखो कोई चमत्कार बाहर की दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो चमत्कार हमारे दिमाग में होता है और वही सब होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दूं चमत्कार की बात, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो एक बार ना उस समय एक एनेस्थीसिया, एक इंजेक्शन का इन्वेंशन हुआ था, मॉर्फिन, जो एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। तो जो भी इंजर्ड सैनिक होते थे तो उनको मॉर्फिन लगाते थे डॉक्टर। तो डॉक्टर जॉन थे जो अमेरिकी सैनिक को अपनी सेवा दे रहे थे वॉर के अंदर। तो कोई भी इंजर्ड सैनिक होकर आता था ज्यादा, तो पहले वो, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होता, वॉर में इंजरी बहुत भयंकर होती थी, तो जब भी वो इंजर्ड होके आता तो वो उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देते ताकि पेन किलर की तरह काम करता वो, और उसके बाद वो उसका इलाज करते, सर्जरी करते। एक दिन अचानक मॉर्फिन के इंजेक्शन खत्म हो गए क्योंकि वॉर लंबी चली। जब वॉर लंबी चली, एक दिन डॉक्टर टेंशन में बैठा था कि इंजेक्शन खत्म हो गए और सैनिक को डेली आते हैं, तो अब हम क्या करेंगे। जैसे ही डॉक्टर टेंशन में बैठा था तो हुआ कुछ ऐसा कि इस सेना की एक टुकड़ी एक बहुत ही इंजर्ड सैनिक को लेकर आई और वो दर्द के मारे तड़प रहा था। जो दर्द के मारे तड़प रहा था, वो सैनिक बोल रहे थे डॉक्टर साहब प्लीज आप इसे
मॉर्फिन का इंजेक्शन, एनेस्थीसिया दीजिए, इसका पेन खत्म हो, फिर आप इसका इलाज कर सको। अब डॉक्टर ये सुनकर घबरा गया, क्योंकि इंजेक्शन तो उसके पास था नहीं, और डॉक्टर को ये भी पता था इस तड़पते हुए सैनिक के सामने अगर मैंने बोल दिया कि अगर इंजेक्शन नहीं है तो दर्द और डर दोनों के मारे मर जाएगा। बिल्कुल। अब जब पास खड़ी जो असिस्टेंट नर्स थी डॉक्टर की, वो सब कुछ देख रही थी, उसने अपना दिमाग चलाया। उसने कहा कि चलो इनको इस बेड पे लिटा दो, मैं पहले इनको मॉर्फिन का इंजेक्शन दे देती हूँ, कुछ ही मिनटों में इनकी बॉडी एनेस्थेटिक हो जाएगी, पेनलेस हो जाएगी, फिर डॉक्टर साहब इनका इलाज करेंगे। ये कहकर उस पेशेंट को लेटा दिया, और ये कहकर, क्योंकि दवाई तो थी नहीं मॉर्फिन की, जी। तो कोई भी ग्लूकोज का इंजेक्शन उसे लगा दिया, ये कहकर। और सरप्राइजिंगली कुछ ही मिनटों में उस पूरे सैनिक की बॉडी एनेस्थेटिक हो गई, पूरे बॉडी से पेन चला गया। और इस इफेक्ट को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट, यानी जो माइंड मान लेता है बॉडी उसे निभाती है, प्लेसिबो इफेक्ट। और यही है सारा चमत्कार। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है अमेरिकन मेडिकल जर्नल्स में ये एग्जाम्पल एक्चुअली रिटर्न है प्लेसिबो इफेक्ट का। मैं आपकी बात समझा और मेरे को लगता है कि दर्शक भी समझे होंगे, पर यहाँ पर कहते हैं ना, ये एरिया है साहब, चमत्कार को नमस्कार। नमस्कार, एग्जैक्ट। तो आज अपन कुछ लाइव देख सकते हैं यहीं पे? बिल्कुल बिल्कुल 100% सारा लाइव देख सकते हैं। और तो क्योंकि लगे कि जो है, जो हम बात अभी तक कर रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ सोनल जी भी हैं, है ना? तो सोनल जी, शुगर नहीं, आकाश को दे, मेरा तो लग ही जाएगा। नहीं, सोनल जी आप पे करो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वो बहुत ऑथेंटिक मानेंगे कि आप वो ना एंकर हो ना। चलिए, तो सोनल जी, आई एम गोइंग टू हिप्नोटाइज यू। ओके, आर यू रेडी टू गेट हिप्नोटाइज्ड? यस, श्योर। So if you're ready, I'll give you something I will give you an amazing experience जो आप लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। ओके, चलो तो मुझे अपना हाथ दीजिए, अपने हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। ओके, लुक इनटू माय आईज, थोड़ा सा ऐसा आ जाए, थोड़ा सा। ओके, वंडरफुल। रिलैक्स, whole body is good. I mean, loose limb and relax, fully loose limb and relax, loose limb and relax. That's right. Sleep. And just going deeper and deeper and deeper now. Now, friends, we will understand कि चमत्कार कैसे होते हैं और चमत्कार के पीछे का साइंस क्या है, कैसे वो स्टोन्स काम करते हैं, जादुई प्रसाद, जादुई मंत्र कैसे काम करते हैं, इसको हम समझते हैं। अब जैसे ही मैं सोनल जी आपका हाथ ऊपर उठाऊंगा, आप और डीप रिलैक्सेशन में उतरेंगे, आपके पांव जमीन पे पूरी तरह से स्टक रहेंगे ना। होल्ड योर हैंड हियर, होल्ड योर हैंड हियर। अब मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा, 5 की काउंटिंग तक आपका हाथ पूरी तरह से यहाँ पर स्टक हो जाएगा, आप इसे मूव नहीं कर पाएंगे। 1, देखिए आपका हाथ पूरी तरह से यहाँ पर स्टक होते जा रहा है। 2, 3, whatever command I will give you, it will become your reality। जो भी मैं कमांड दे रहा हूँ वो आपकी रियलिटी है। 5 की काउंटिंग के बाद आप अपने हाथ को ना मूव कर पाएंगे ना बैंड कर पाएंगे। जितना मूव और बैंड करने की कोशिश करेंगे वो इतना स्टिफ और रिजिड होकर यहाँ पे अटकते जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, try to move your hand and you can't, try harder and you can't, the harder you try the more you fail, the more you fail the harder you try। now सोनल जी का हाथ पूरी तरह से स्टक है यहीं पर ही, और सोनल जी अपने हाथ को और कोशिश करो हार्डर, जितनी हार्डर कोशिश करोगे उतने ज्यादा हाथ स्टक होते जाएगा, आप हिला नहीं पाएंगे। ट्राई हार्डर, मोर एंड मोर हार्डर। अब सोनल जी का हाथ यहाँ पर स्टक है, यानी सोनल जी को एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब सोनल जी इस बीमारी से जूझ रहे। अब मैं कैसे क्योंकि ये सजेशन मैंने इनके सबकॉन्शियस माइंड को दिया है हिप्नोटाइज कर कर, तो वो हाथ मूव नहीं कर पा रहे। अब मैं एक चमत्कार करूंगा कि जैसे चमत्कारिक पत्थर सोनल जी को दूंगा, सोनल जी का हाथ रिलैक्स हो जाएगा। तो मेरे पास एक चमत्कारिक पत्थर है, और वो पत्थर ये है कि मैं एक चीज उठाता हूं, एंड सोनल जी जब मैं आपको कहूंगा आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे। अब सोनल जी एक डीप हिप्नोसिस के स्टेट में, जहां पर उनका सबकॉन्शियस माइंड मेरे सारे सजेशंस फॉलो कर रहा है, और आप पाएंगे कि जो माइंड मानता है वही सच होता है। सोनल जी जब मैं कहूंगा आप अपना लेफ्ट हैंड आगे उठाइएंगे, लेफ्ट हैंड उठाइए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपके लेफ्ट हैंड पे एक बहुत ही जादुई रत्न दे रहा हूं,
एक बहुत ही पावरफुल जादुई रत्न है। जैसे ही वो आपके लेफ्ट हैंड पे रखूंगा, आप पाएंगे कि आपका राइट हैंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, नीचे जाएगा। इसमें मैंने बहुत सारे पावरफुल मंत्र डाले इस जादुई रत्न में, और देखोगे कि आप जैसे ही रत्न इनके हाथ में जाएगा, ये प्रसाद है बहुत पावरफुल, और वैसे ही इनका हाथ रिलीज हो जाएगा। वाह, वंडरफुल, very very deeply relaxing. On a count of 3 you will open your eyes, you will feel fantastic. 1 2 3, eyes open wide awake. Wow. Yeah. So Sonal जी, क्या हो रहा था? डाउन नहीं हो रहा था, डाउन नहीं हो रहा था, ऐसा लगा था ऐसे बहुत पावर है, मतलब मैं डाउन करने की कोशिश कर रही थी पर जा नहीं रहा था नहीं। पर जा नहीं रहा था। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि दिस इज द पावर ऑफ द माइंड, कि माइंड ने मान लिया ये नहीं हो सकता हाथ नीचे, जो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन वो नहीं कर पाए। जिस काम को इन्होंने जिंदगी पर लाखों बार किया है, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड ने माना नहीं होगा, नहीं हुआ। जैसे ही मैंने एक जादुई मंत्र, एक बैटरी है जो इनके दिमाग को बोला कि एक जादुई पत्थर है, या मैंने मंत्र डाला हुआ इसके अंदर, वो काम हो गया। तो क्या आपको समझ आया कि चमत्कार एक्चुअली होते कैसे हैं? थ्रू अवर सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल जैसा कि अभी हमने लाइव भी देखा, आपने वही चीज है कि चमत्कार को नमस्कार है, तो आपने जो है वाकई में वो चीज करके दिखाई। तो वही चीज है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आपने वही चीज की कि पहले परमिशन, एग्जैक्टली, है ना, पहले परमिशन है, परमिशन के बाद वो चीज एक्टिविटी, तो डेफिनेटली उस चीज ने काम किया। तो वही चीज, जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा ब्रीफ किया, तो इसी तरह क्या क्या चीजें और हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल है, हिप्नोसिस में जाओ, सेल्फ हिप्नोसिस में जाओ, अपने माइंड को सजेशंस दो। जैसे सोनल जी को मैंने हिप्नोटाइज किया, इनके सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दिया कि हाथ स्टक है, तो हाथ स्टक हो गया। उसी तरह जब हम हिप्नोसिस की ट्रांस में जाते हैं, तो हम अपने आप को सजेशन जो सजेशन देते हैं, मान लो हमें कॉन्फिडेंट होना है, हमें अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, एनर्जी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, कोई बिलीव्स को ब्रेक कुछ करना आप है। ऐसा बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस, कुछ ऐसे टिप्स हमारे दर्शकों के लिए कि वो अगर एक जिन्हें आज के कॉन्फिडेंस टिप्स में, तो इन्होंने पूछा ही, वो तो बताइएगा ही, साथ में एक चीज और बताइएगा जिससे आज की जो महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं, जिनके नशे की लत, महिलाओं में, मतलब नहीं, महिलाएं परेशान हैं अपने अच्छा, हस्बैंड से नशे की लत में। ठीक है, तो वो कैसे छुड़वाएंगे? देखो थ्रू हिप्नोटिज्म। दो चीजें, एक तो पहले आपने कहा दर्शकों के लिए कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को एक चीज शेयर करना चाहूंगा कॉन्फिडेंस के लिए। देखो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, अभी आप समझ चुके होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा कॉन्फिडेंट है, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। मैं आपको बहुत छोटी सी टिप देता हूँ, यूज दैट, और याद रखो कि कोई बड़ी चीज के लिए हमेशा हमें लगता है कि बड़ा प्रॉब्लम है, उसका बड़ा सोल्यूशन होता है। नहीं, सॉल्यूशन हमेशा छोटे होते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबकॉन्शियस को बताना होगा, तो सबकॉन्शियस को बताने का सबसे पावरफुल वे जो है वो है इमेजिनेशन। आप कुछ भी ना करें, बस छोटा सा काम करें, दिन में सुबह उठकर 5 मिनट अपने पूरे दिन को अपने माइंड में रिहर्स करें कि आप पूरा दिन पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ जी रहे हैं। यानी आपको कोई भी रूटीन हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, तो आपको देखना है घर से उठे तो आप घर से बाहर कॉन्फिडेंटली गए, एक मूवी देखते हैं जैसे, तो आवाज सुनिए, उसकी फील करिए, पिक्चर्स बनाइए। ऑफिस में आपने बहुत कॉन्फिडेंटली क्लाइंट्स के साथ बात की, कलीग्स के साथ बात की, पूरा दिन एनर्जी थी, पॉजिटिविटी थी, और रात को सोने तक का एक पूरा 5 मिनट में मूवी की तरह उसे देखें। अगले 21 से 40 दिन तक आप इसे लगातार कीजिए, और आप बिलीव, मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप मेरी बात पे ट्रस्ट करें, बिलीव करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 21 से 40 दिन लगातार आप ये करें। रिपीटेशन का एक साइंस है, हमारे ब्रेन में जो भी चीज रिपीटेडली चलती है, हम उसे माने ना माने, बिलीव करे ना करे अमन जी, एक्चुअली वो हमारे ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पहले हम नहीं बिलीव करते थे, लेकिन रिपीटेडली हमने एक झूठ बोलते गए। इसलिए कहा गया कि 100 बार एक झूठ बोला जाए तो 100 बार बाद वो भी सच हो जाता है। तो वो सच बन जाती है, हमारे हकीकत बन जाती है, क्योंकि जब माइंड में ऑफिस जाने से पहले आप उस पिक्चर को रिहर्स कर लेते हो, तो माइंड को एक्चुअली आपको उसी वे में वापस एक्ट कराना पड़ेगा। दिस इज द न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन, इसे कहते हैं। और सेकंड चीज, आपने एक चीज कही कि हैबिट्स कैसे छुड़ाएं। Yes. हम इसके लिए हम लोग एक बार पार्ट 2 जरूर करेंगे कि दर्शकों को अगर हम थोड़ा डिटेल में सिखा सके, बिकॉज हम जब थ्योरी वे में समझाते हैं तो थोड़ा टाइम हमें कम रहता है। लेकिन हैबिट के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हैबिट का मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी बताता हूँ।
कि किसी के अंदर नशे की लत है तो हैबिट की 2-3 चीजें समझो। पहली चीज, आप तब तक कोई आदत छोड़ नहीं सकते जब तक आप उस आदत को छोड़ना चाहते हो। अब ये सुनकर आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी, बट दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट कि आदत छोड़ने का जो विचार है एक्चुअली वो आपको उस आदत से और ज्यादा जोड़ देता है। आप कोई भी बुरी आदत छोड़ नहीं सकते, सिर्फ अच्छी आदत अपना सकते हो जिससे बुरी आदत अपने आप चली जाती है। मतलब माइंड एक्चुअली कोई चीज छोड़ता नहीं है, माइंड सिर्फ रिप्लेस करता है। अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, अल्कोहल है, तो आपको उससे बड़ी कोई आदत आपके ब्रेन को देनी होगी। हो सकता है जिम जाना, हो सकता है प्राणायाम करना, मेडिटेट करना, या कुछ अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना। तो ऑटोमेटिकली अच्छी आदत बुरी आदत को खा जाएगी, रिप्लेस करेगी और अल्कोहल छोड़ जाएगी। लेकिन अगर आप बगैर आदत देकर आप कुछ अल्कोहल की पुरानी आदत कोई भी छोड़ना चाहते हो, अल्कोहल ही नहीं, जिंदगी भर छोड़ नहीं पाओगे। इसीलिए 98% लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने नेगेटिव बिलीव्स और हैबिट्स को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो एक्चुअली उन्हें छोड़ना चाहते हैं। वही चीज हो गई कि नेगेटिविटी आसानी से मिलती है, इसलिए इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिविटी लाने के लिए उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी होती है, जबकि आसान होती है पर इंसान कर नहीं पाता। जस्ट एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे सुबह सैर करने से मेरा वेट कम होगा, मैं सब ठीक हो जाऊंगा, और वही चीज आलस, उसकी वजह से मैं वो चीज कर नहीं पाता। एक्चुअली आलस से भी बड़ा कहेंगे आदत। आदत, वो आदत आपको पकड़ी हुई है। पकड़े। तो वही चीज है कि जब हम वो करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज ठीक होनी शुरू होगी। तो इन शॉर्ट अगर हम यही कहें कि किसी को प्रॉब्लम है तो बुरी आदत छोड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ अच्छी आदत डालो, धीरे धीरे आप पाओगे कि बुरी आदत अपने आप निकलना शुरू होगी। दिस इज द लॉ ऑफ ब्रेन। अब जैसे मैं इसी पे एक बात पूछूं, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये इंडिया है हमारा देश, यहाँ पे तो आप देखेंगे अगर आप नुक्कड़ में और चौराहों पे चले जाओ तो हर जो एक सर्कल बना के लोग होते हैं वो ज्यादातर अपने आप को अंबानी और पीएम मोदी से नीचे नहीं समझते हैं। वो दिन भर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बातें तो शायद बहुत बड़ी बड़ी करते हैं या अपने आप को मतलब बहुत ही कहना चाहिए कि कुछ भी समझते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ। देखो, वो जो भी समझते हैं अपने आप को वो कॉन्शियस लेवल पे समझते हैं। जैसे मैंने कहा माइंड के 2 लेवल, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो क्रिएटिव माइंड है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन वो जो अपने आप में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, वो ऊपर ऊपर ही समझते हैं कॉन्शियस लेवल पे, चेतन मन में। वही कॉन्फिडेंस अगर गलती से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए तो वो उनकी रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि वो रियलिटी अभी तक कॉन्शियस लेवल तक ही है, तो इसलिए उनको सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन हम हिप्नोसिस के थ्रू एक्चुअली किसी को भी बदलना हो तो यही होता है कि उसको हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियसली वो कॉन्फिडेंस डालते हैं, वही चीजें उनकी जिंदगी में होना शुरू हो जाती तो है। ये सिर्फ हैबिट्स तक है या फिजिकल अपीयरेंस में भी ये काम करता है? इन एवरी वे हर चीज कंट्रोल करता है आपका जैसे बहुत सारे लोग हैं सर कह रहे थे वेट कम करने की बात हो गई, या कुछ लोग अपने लुक से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो अभी इसको उसमें काट ही दो वेट, इवन आई एम ऑन लिटिल वेट, तो ये बेटर रहेगा। यस, ऑब्वियसली बेटर रहेगा, हाँ ठीक है। बिकॉज वो इट विल लुक कि भाई खुद का तो वेट है। बट हाँ, हिप्नोसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डिप्रेशन में, क्या आपका डिप्रेशन भगाना, जो फर्क नहीं पड़ता मुझे डिप्रेशन हो ना हो, जरूरी नहीं है कि मुझे डिप्रेशन होना ही चाहिए, बिकॉज हिप्नोसिस वो चीज है। फिजिकल लुक वाले ले लेते हैं बस। पर्सनालिटी चेंज है, हाँ, पर्सनालिटी अपीयरेंस, पर्सनालिटी ऐसा है। तो सिर्फ ये मेंटल डिसऑर्डर की बात हो रही है या फिर फिजिकल अपीयरेंस में भी ये फर्क करता है? देखो, आपका माइंड अंदर से बदल गया, आप बाहर वैसे दिखना शुरू हो जाओगे, आपका ऑरा वैसा दिखना शुरू हो जाएगा, आप वैसी चीजें अट्रैक्ट करना शुरू करोगे जिंदगी में, जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। इंटरनल वर्ल्ड चेंज करो, बाहर सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, आप रेकी हीलर भी हैं, रेकी को लेके भी बात होती है, मतलब वो किस तरीके का साइंस है? क्या ये कुछ कॉमन है इनमें या कुछ वो अलग एक डिफरेंट साइंस है? नहीं, रेकी देखो हिप्नोसिस साइकोलॉजी का साइंस है, रेकी एनर्जी साइंस है। तो इससे हम हीलिंग करते हैं, किसी को एनर्जी पास करते हैं, किसी के अंदर एनर्जी की कमी है, किसी के अंदर कोई बीमारी है तो हम उसे एनर्जी पास करते हैं, हील करते हैं, तो वो भी उसी वे में काम करते हैं। रेकी को हम जीव निर्जीव किसी को भी हील कर सकते हैं। अगर हम रेकी जाने तो हम प्लांट को हील कर सकते हैं, जानवर को हील कर सकते हैं, अपने बीमारी, शरीर में कोई बीमारी उसे हील कर सकते हैं। तो रेकी साइंस एनर्जी का, जिसमें हम अपने चक्रास को चार्ज कर सकते हैं और अपनी पूरी आध्यात्मिकता को ऊपर उठा सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर ले जा सकते हैं। ये हिप्नोटिज्म भी सिर्फ इंसानों पर या एनिमल्स पे? जैसे आप बोल रहे रेकी में एनिमल हीलिंग भी होती है, तो हिप्नोटिज्म में भी ऐसा कुछ है कि कोई किसी का कोई पेट है वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब है, या कई सारे जानवर ऐसे कुछ करने लगते हैं? देखो, अगेन हिप्नोसिस को लोग समझ ही नहीं पाते ना। एक डॉग को ट्रेन करने वाला होता है, जो टेम करता है, डॉग को ट्रेन करता है, वो क्या कर रहा है?
वो उसे कुछ सजेशन दे रहा है, उसको डॉग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज हिप्नोसिस ओनली। वो अलग अलग तरीका हमें वो पता नहीं होता, लेकिन वो हम अच्छे से नहीं कर पाते उसे ट्रेन, लेकिन वो ट्रेनर आएगा 2 से 4 दिन में उस डॉग को उस तरह ट्रेन कर देता है। वो डॉग्स का हिप्नोटिस्ट है। उनका भी जो ऑनर है वो उनकी बात भले ही ना माने, हाँ। लेकिन वो ट्रेनर की बात मानते हाँ, हैं। बिल्कुल इस तरह से। तो हिप्नोसिस इज वेरी एवरीवेयर, इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, हर इंसान के साथ डेली सैकड़ों बार होता है। बस एज अ हिप्नोटिस्ट हम उस माइंड के स्टेट को जानते हैं। ऐसा कहें कि वो एक हाइपर सजेस्टेबल स्टेट होती है, एक ऐसी स्टेट होती है कॉन्शियस जिसमें माइंड तर्क वितर्क करता है और कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हिप्नोसिस की स्टेट जो एक हाइपर सजेस्टेबल स्टेट है, जहां पे एक्चुअली माइंड कोई कमांड रिजेक्ट नहीं कर सकता। जो मानोगे, आपको एक कमांड दिया, हाथ नहीं हिल सकता, कॉमन सेंस से कैसे हिल नहीं सकता? अपना हाथ उठाइए, हिलाइए, इजीली हिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपके कॉन्शियस माइंड को बोल रहा हूं। वहां पे मैंने आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि नहीं हिल सकता, तो नहीं हिल पाया। अच्छा, 2 टर्म और बहुत सुनने में आजकल देखने को मिलते हैं, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। उसका इससे माइंड से क्या कनेक्शन है और क्या वो रियली वर्क करता है? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन हमने कई बार सुना है। देखो कि जो सोचोगे वही पाओगे, थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। लेकिन इनफ नहीं है, उससे रिजल्ट्स नहीं आते, उससे मैनिफेस्टेशन नहीं होते। हिप्नोटिज्म आपकी मदद करता है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 10 टाइम ज्यादा पावरफुली यूज करने में। देखो, हमने सुना है कि थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। एक्चुअली पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत बड़ी मिथ है, वो सच्चाई नहीं है, ये एक झूठ है जो पहले 18th सेंचुरी के एंडिंग में वेस्ट में फैलना शुरू हुआ, वहाँ सक्सेसफुल हुआ, और फिर वो मिड 90s में इंडिया में आया, थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। लेकिन अगर हम समझे तो पॉजिटिव विचार जो होते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहा जाता है, मैनिफेस्टेशन के बारे में, विचारक हमारे कॉन्शियस माइंड के बहुत ही ऊपरी सतह से आके चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो आपका विचार पॉजिटिव है किसी चीज को लेकर, पैसों को लेकर, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैराडाइम्स पैसों को लेकर क्या है? नेगेटिव। बचपन से जो प्रोग्रामिंग हो गई, बिलीफ है नेगेटिव। तो कॉन्शियस माइंड 10%, सबकॉन्शियस माइंड 90%। जीतेगा कौन? सबकॉन्शियस माइंड। तो होता यही है कि लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते और पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते। लेकिन हिप्नोसिस आपकी मदद कैसे करता है? हम अपने ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं कि हिप्नोटिज्म के थ्रू कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतरे, डीप ट्रांस में जाए, और सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें डालें जो आप चाहते हो, ना कि विचारों में। देखो, एक बार अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए, और वहां प्रोग्राम कर दिया, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत काम करना शुरू कर देगा और वो आपकी जिंदगी में लाना शुरू कर देगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके विचार उस चीज को लेकर नेगेटिव भी है, फर्क नहीं पड़ता, वो चीज मैनिफेस्ट होगी। लेकिन कॉन्शियसली पॉजिटिव और सबकॉन्शियसली नेगेटिव है, तो मैनिफेस्टेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हिप्नोटिज्म हमें इस तरह हेल्प करता है कि जिससे हम हमारे मैनिफेस्टेशन और उनको 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल बना सके। और वही ट्रेनिंग हम देते हैं एक्चुअली हिप्नोसिस की, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की, सेल्फ हिप्नोसिस की, कि कैसे लोगों को और खुद को हिप्नोटाइज करें और उनके माइंड को रीप्रोग्राम करें। बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें ये हिप्नोटिज्म सीखना है, वो आपसे कांटेक्ट करें, कैसे आपके कोर्सेज रहते हैं, क्या रहता है उसके बारे में बताइए। कितने दिन लगेंगे लोगों को ये? बिल्कुल, हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं हिप्नोथेरेपी के, स्टेज हिप्नोटिज्म के, इंस्टेंट हिप्नोटिज्म के, और डिस्क्रिप्शन में हम अपने सारे जो दर्शक हैं उनको हम डिस्क्रिप्शन पे पूरी की पूरी डिटेल्स दे सकते हैं, जिससे वो कांटेक्ट में कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, मेरा सजेशन होगा कि आप जरूर बने, बिकॉज आज भी मैं आपको कहूँ कि इंडिया में अगर 100 थेरेपिस्ट की जरूरत है, उसके सामने एक थेरेपिस्ट भी नहीं है अभी तक, जो इतना बड़ा जगह खाली है। तो अगर आप इसमें अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं हिप्नोथेरेपी में, स्टेज हिप्नोटिज्म में, आप जरूर बनाएं। और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है जहाँ पे पैसे अर्न करते हो, उसके साथ साथ लोगों की मदद भी करते हो। इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, मुझे ये बताइए, इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत कितनी? नहीं, आपको कोई मेडिकल डिग्री की जरूरत नहीं हिप्नोसिस प्रैक्टिस करने के लिए। आप ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, कोई भी सीख सकता है। तो मुझे लगता है कि आज हमने बहुत हद तक लोगों के मिथ को दूर करने की कोशिश की है, एक माइंड को लेके और एस्ट्रोलॉजी को लेके, जो कि दोनों ही बहुत बेहतरीन साइंस हैं। तो इन्हें मिला के आज हमारी कोशिश थी, और मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद भी आया होगा। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आपके और कोई सवाल है इससे जुड़े हुए, तो वो आप हमें बताइए, तो हम मयंक जी को और हेमंत सर को फिर से लेके आप लोगों के बीच में आएंगे। मयंक जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। बहुत धन्यवाद।
Thank you very much all of you for watching us.